Welcome बच्चों, and today we are back with the next lecture. That is going to be the lecture number 18 from electrostatics. टॉपिक हमारा एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम ही चल रहा है और आज इसमें हम करने वाले हैं लास्ट एप्लीकेशन, दैट इज द फिफ्थ एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। और इस एप्लीकेशन की हेडिंग हमारी होने वाली है आज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, किसकी वजह से निकालना है? वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज। यूनिफॉर्मली चार्ज अगेन वही यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कि आपने जिस ऑब्जेक्ट पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करा है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना है। ऐसा नहीं होना है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी एक लोकेशन पर किसी एक रीजन में चार्ज ज़्यादा कंसंट्रेटेड रहेगा और ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरे रीजन में चार्ज का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज है, लेकिन वो चार्ज किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया है? ऑन अ थिन स्फेरिकल शेल। एक स्फेयर है, थिन शेल, थिन स्फेरिकल शेल मतलब आप कह सकते हो होलो स्फेरिकल बॉडी है कोई जिसके ऊपर चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। होलो स्फेयर एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं, जैसे कि एक हमारा टेनिस का बॉल होता है। टेनिस का बॉल एक होलो स्फेयर है, अंदर से सारा खाली होता है। जब मैं इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली ऑन इट्स सरफेस। चार्ज उसके सिर्फ सरफेस पे ही रहेगा ना, क्योंकि ये होलो स्फेयर है, अंदर से तो खाली है ना। अगर मैं इसको अंदर से देखूं, इट इज होलो फ्रॉम इनसाइड, अंदर से खाली होता है। तो जब चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो अंदर तो कोई चार्ज रहेगा नहीं, चार्ज रहेगा सिर्फ इसके सरफेस पर। तो चार्ज विल बी ओनली ऑन इट्स सरफेस। तो जब चार्ज सिर्फ इसके सरफेस पर रहेगा तो यहाँ पर जो आपको कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाले टॉपिक से चार्ज डेंसिटी लेनी है, वो कौन सी चार्ज डेंसिटी लेंगे हम लोग? लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी? we will be using the concept of surface charge density, क्योंकि चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? ओनली ऑन इट्स सरफेस। वॉल्यूम इसके अंदर सारा खाली है, मटेरियल नहीं है इसके वॉल्यूम में, है ना। तो सारा चार्ज इसके सरफेस पर है, तो हम कंसीडर करेंगे यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी को। चलिए अभी इसको रख देते हैं, अभी इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक आज का, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, और चार्ज रहेगा उसके ऊपर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मैनर में। तो लेट अस कंसीडर अ होलो स्फीयर। ये मेरा हो गया थिन स्फेरिकल शेल, इसको आप सिंपली होलो स्फीयर बोल सकते हो। एंड लेट इट्स रेडियस इज आर, इसका रेडियस हम लेंगे आर। आर इज इट्स रेडियस, और इसके ऊपर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करवाना है। सपोज मैंने इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है यूनिफॉर्मली। चार्ज कितना? Q, कैपिटल Q चार्ज। तो वी हैव कंसिडर्ड अ थिन स्फेरिकल शेल। ऑफ रेडियस R, हैविंग चार्ज कैपिटल Q ऑन इट्स सरफेस, और वो भी कैसा? डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्म, ये है मेरे पास। इसकी वजह से निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड हमको आज। कैसे निकालेंगे, कैसे ड्राइव करेंगे? यूजिंग गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम को यूज करना है, और मैथमेटिकल वे गॉस थ्योरम का वही रहेगा जो लास्ट 4 टॉपिक्स में रहा है हमारा। अब जब मैं इस स्फेरिकल शेल से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूंगा एट अ गिवन पॉइंट, अब देखो वो पॉइंट कहां पर हो सकता है? दैट पॉइंट में लाए आउटसाइड द शेल, और द पॉइंट में लाए विद इन द शेल एज वेल। पॉइंट शेल के अंदर भी तो हो सकता है।
तो यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशंस हो जाएंगे, और आउटसाइड द शेल जब वो पॉइंट रहेगा तो वो सरफेस तक कहीं भी हो सकता है या फिर सरफेस के अंदर हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम इसको दो पार्ट में या कह लो कि तीन पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। पॉइंट आउटसाइड द शेल, पॉइंट जस्ट ऑन द सरफेस ऑफ द शेल एंड पॉइंट विद इन द शेल। इन तीन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन हम लोगों को करनी है यूजिंग गॉस थ्योरम। तो स्टार्ट करते हैं गॉस थ्योरम से, और हम पहला पॉइंट लेंगे कि अगर हमारा पी पॉइंट जिस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है वो बाहर है शेल के, एक्सटर्नल पॉइंट बोलेंगे ना इसको। देखिए, लेट पी बी अ पॉइंट। अब यहाँ पर देखो थोड़ी थ्योरी रहेगी। कंसीडर यूनिफॉर्मली चार्ज शेल ऑफ रेडियस r हैविंग चार्ज q ऑन इट्स सरफेस, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है वो चार्ज। अब नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट पॉइंट p। नाउ लेट देयर बी अ पॉइंट p at a distance small r from the center O of the sphere. From the center O of the sphere. Let there be a point P at a distance small r from the center O of the sphere. Okay? तो अब उसको करने के बाद let there be a point P at a distance small r from center of sphere। सेंटर ऑफ स्फीयर क्या है? सेंटर O है स्फीयर का, सेंटर O ऑफ द स्फीयर। अब हमारे पास आ जाएंगी अलग अलग हेडिंग्स। इफ पॉइंट P lies outside the shell, outside the shell, अगर P पॉइंट शेल के बाहर है तो मैं ये कह सकता हूं कि स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। ऐसे पॉइंट्स को एक्सटर्नल पॉइंट बोलेंगे। मान लो वो P पॉइंट यहां पर है, यहां पर, दिस इज द पॉइंट P, ये P पॉइंट है अपना। अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है, और इस पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर ऑफ द स्फीयर से कितना है बच्चों? That distance is r. That distance is r and it is greater than r. देखो, r is greater than the radius of the sphere. ये चीज समझ में आती है डायग्राम देखने के बाद। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है। To calculate electric field at this point using Gauss theorem, आपको मैंने हर बार कुछ चीजें बताई हैं। Now we have to consider a Gaussian surface. अब गॉसियन सरफेस क्या लें? आप सोचो कि मेरे पास इस हॉलो स्फीयर पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, मुझे एक P पॉइंट मिला है यहाँ पर। इस P पॉइंट पर मुझे कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मुझे क्या करना होगा? एक ऐसा गॉसियन सरफेस मानना पड़ेगा जो इसको सिमेट्रिकली एनक्लोज करे और P पॉइंट से पास हो। यही पॉइंट्स होते हैं ना गॉसियन सरफेस के। तो ऐसा एक और सरफेस मैं ले सकता हूं, एक और स्फीयर, इससे भी बड़ा स्फीयर, जिसका सेंटर भी इसी के सेंटर पे रहेगा, मतलब सेंटर O, और वो P पॉइंट से पास होगा। तो एक इससे भी बड़ा स्फीयर इसको एनक्लोज कर लेगा, मतलब एक स्फीयर को एक दूसरा स्फीयर एनक्लोज कर सकता है सिमेट्रिकली। वही मेरा गॉसियन सरफेस होने वाला है यहाँ पर। ये मेन चीज है आपको यहाँ पर जो समझनी है, ठीक है, कि सिलेक्शन ऑफ गॉसियन सरफेस लेना क्या है हमको। ये दिस इज द मेन पॉइंट। जैसे आपने लाइन चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस लिया सिलेंडर, ऐसे यहाँ पर एक स्फेरिकल चार्ज को अगर एनक्लोज करना है सिमेट्रिकली, तो आप उससे भी बड़ा स्फीयर ले लो और दोनों का सेंटर सेम कर दो, तो वो इसको स्फेरिकली एनक्लोज करेगा और सिमेट्रिकली एनक्लोज करेगा। इसको बोलते हैं स्फेरिकल सिमेट्री। दिस इज नोन एज स्फेरिकल सिमेट्री। तो स्फेरिकली सिमेट्रिकल सरफेस यहां पर हम लेने वाले हैं, जो होगा एक और स्फीयर। अब वो स्फीयर r रेडियस का होगा, सेंटर O का होगा, तो इट इज गोइंग टू बी अ लार्ज स्फीयर। ऐसे कर, ठीक है। वो कंप्लीट बनाना जरूरी नहीं है आपको अपने डायग्राम में, ठीक है। उसका थोड़ा पार्ट दिखा सकते हो, P पॉइंट के आसपास इधर का पार्ट दिखा सकते हो, अदरवाइज पेपर का बहुत सारा पोर्शन यूज हो जाएगा। ओके, तो इसको आप ऐसे करके दिखाएंगे। तो नाउ आई हैव कंसीडर्ड a
Gaussian sphere of radius r and center O, which encloses the charged shell symmetrically, or passing through the point P, passing through the point P, which encloses the charged shell symmetrically। तो आज के टॉपिक की थ्योरी मैंने ही आपको सारी दे दी है, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा थ्योरी का यूज करा करो अपने डेरिवेशंस में। अब उसके बाद क्या करना होता है, आपको अब P पॉइंट पर छोटा सा एरिया मार्क करना होगा। तो लेट ds be a very small area, let ds be a very small area around the point P। P पॉइंट के आसपास ये एक छोटा सा एरिया which is known as ds, इसी को ds बोलते हैं, इसी को ds बोलते हैं, which is known as ds, ठीक है। यहीं पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मार्क करना होगा। अब देखो, दिस अ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड मार्क करना है तो इट विल बी मार्क्ड अवे फ्रॉम द चार्ज लाइक दिस। P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी मार्क कर दिया है। अब चेक करो E और ds वेक्टर के बीच का एंगल कितना है। दैट एंगल इज डेफिनेटली गोइंग टू बी 0 डिग्री, क्योंकि E और ds दे आर बोथ रेडियल वेक्टर्स। रेडियल वेक्टर्स मतलब अलोंग द रेडियस है ना, दोनों रेडियस के अलोंग है और दोनों रेडियली आउटवर्ड है। दे बोथ आर रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड है तो दोनों के बीच में एंगल बन गया 0 डिग्री, क्योंकि ये पैरेलल वेक्टर्स हैं। अब मुझे P पॉइंट पर गॉसियन सरफेस मिल चुका है जो मेरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को सिमेट्रिकली एनक्लोज कर रहा है, और P पॉइंट पर मैंने छोटा एरिया ds मार्क कर लिया है। P पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिल गया है, और अगर मेरा P पॉइंट यहां से अलग कहीं और भी होगा तो क्योंकि इस P पॉइंट का डिस्टेंस r ही रहेगा, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ओनली ऑन द डिस्टेंस r, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ डिस्टेंस r पे डिपेंड करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पूरे गॉसियन सरफेस पर कांस्टेंट बना रहेगा। तो आई कैन अप्लाई गॉस थ्योरम ओवर हियर। अब मैं यहां पर गॉस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं यूजिंग गॉस थ्योरम। और गॉस थ्योरम किस तरह से बोलता है, गॉस थ्योरम बोलता है कि E डॉट ds का सरफेस इंटीग्रेशन क्लोज्ड सरफेस के लिए, क्लोज सरफेस है पूरा हमारा, ओके, क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेशन विल गिव यू द फ्लक्स। तो ये फ्लक्स है, एंड दिस फ्लक्स इज अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड। एप्सिलॉन नॉट क्योंकि हमने सब कुछ लिया है फ्री स्पेस में, हमारा मीडियम यहां पर क्या है, फ्री स्पेस है, यहां सब कुछ फ्री स्पेस है। तो एप्सिलॉन नॉट अगर कोई और मीडियम होता तो उस मीडियम की परमिटिविटी आपको यहां पर लिखनी होगी। नाउ E डॉट ds, द एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री, तो E डॉट ds इज E ds cos 0, E ds cos 0 is equals to 1 upon epsilon naught times the charge enclosed. Now the charge enclosed is, let the charge enclosed is Q, और वो चार्ज कितना है, कैपिटल Q, तो मैं इसको कैपिटल Q ही लिख देता हूं। चार्ज एनक्लोज्ड इज कैपिटल Q, ठीक है, चार्ज एनक्लोज्ड कैपिटल Q आ गया। cos 0 1 होता है, उसको 1 कर दीजिए। E क्योंकि कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का है पूरे सरफेस पर बाहर आ सकता है, तो E को बाहर लेकर आएंगे इंटीग्रल से। E can be taken out of the integral because it has got constant magnitude over the entire surface of the Gaussian, over the entire Gaussian surface। पूरे Gaussian surface पर E का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, बाहर ले आओ, बाहर ले आओ, सिर्फ और सिर्फ ds रह गया। देखो बच्चों, ds into cos 0 is 1, वो 1 हो गया। पूरे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में आपने 5 टॉपिक्स, आज 5th टॉपिक वी आर डूइंग, सारे टॉपिक्स में आपके पास अंदर क्या रह जाता है, सिर्फ और सिर्फ
सरफेस इंटीग्रेशन रह जाता है। और वो सॉल्व करना क्यों आसान है? वो इसलिए आसान है क्योंकि ये सरफेस इंटीग्रेशन एक सिमेट्रिकल सरफेस का हमको मिलता है, वो भी एक ज्योमेट्रिकल फिगर होता है जिसका फॉर्मूला हमको डायरेक्टली याद है। आप सोचो ना कि छोटे छोटे स्मॉल ds अगर मैं इस स्फीयर के बनाऊंगा, छोटे छोटे एरिया ds, उन सबको मैं ऐड करूंगा, सम अप करूंगा, तो क्या आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगा कंप्लीट सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। और कंप्लीट सरफेस ऑफ एरिया ऑफ द स्फीयर क्या होता है? आगे कंप्लीट करते हैं इसको, 1/ε टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड। हाँ, तो मैं बोल रहा हूं कि कंप्लीट सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर दैट इज गोइंग टू बी 4πr²। ध्यान रखो स्मॉल r स्क्वायर, क्योंकि आपके पास इस वाले स्फीयर की रेडियस कितनी है? r, कैपिटल R रेडियस चार्ज शेल की है। तो ये गलती नहीं होनी चाहिए कि आप स्मॉल r की जगह कैपिटल R लिख दो। ध्यान करो, आप जो इंटीग्रेशन कर रहे हो वो कौन से सरफेस का कर रहे हो? इसका, गॉसियन सरफेस का, ना कि चार्ज सरफेस का। चार्ज सरफेस का नहीं करना है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करना है गॉसियन सरफेस का। तो जो भी गॉसियन सरफेस की रेडियस होगी उसके अकॉर्डिंग एरिया मैंने लिख दिया है यहाँ पे, इज इक्वल्स टू 1/ε टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड। नाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ E, 4πr² को नीचे ले जाओ दूसरी साइड पर। इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर मुझे मिल गया। क्या मैं इस आंसर को ऐसे अरेंज कर सकता हूं? 1/4πε0 Q/r²। This is going to be the answer for the electric field due to a uniformly charged thin spherical shell at a point P which lies outside the shell। उस पॉइंट पर जो शेल के बाहर है। अभी और दूसरे पॉइंट्स भी होंगे, इंटरनल और ऑन द सरफेस ऑफ द शेल भी होंगे, पहले इसको समझो। इस रिजल्ट को ध्यान से देखो। क्या ये रिजल्ट आपको जाना पहचाना लग रहा है? क्या आपको याद है कि अगर O पॉइंट पर एक पॉइंट चार्ज कैपिटल Q रख दिया जाए, उससे r डिस्टेंस पर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए, तो उसका आंसर क्या हुआ करता था? The answer was 1/4πε0 charge upon distance का square। This was the electric field due to a point charge। गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन नंबर 1, गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन नंबर 1, इसमें आपने ये देखा था, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दे आर सेम। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ, मैं ये कह सकता हूं कि उन पॉइंट्स के लिए जो शेल के बाहर है, चार्ज शेल ऐसे बिहेव करता है कि जैसे सारा का सारा उसका चार्ज उसके सेंटर O पर ही रखा हो। सारा Q चार्ज सेंटर O पर रखेंगे तो भी तो इस पॉइंट पर यही आंसर आएगा। और वो चार्ज अगर शेल के सरफेस पर डाला है तब भी आंसर वही आ रहा है। इट मींस a uniformly charged shell for point outside the shell behaves as if the whole charge is concentrated at its center। ऐसे बिहेव करता है जैसे उसका सारा का सारा चार्ज उसके सेंटर पर ही हो। कौन से पॉइंट्स के लिए? एक्सटर्नल पॉइंट के लिए, जो पॉइंट शेल के बाहर है उनके लिए। अंदर वाले पॉइंट के लिए ऐसे बिहेव नहीं करेगा, उसको भी अभी देखेंगे अब। ओके, तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डालकर लिख दो। Since this expression या this formula is same as that of a point charge placed, a point charge capital Q placed at the center O, at the center O of the charged shell. So we can say that, hence, yeah, so we can say that for external points, uniformly charged thin spherical shell
यूनिफॉर्मली चार्ज्ड thin spherical shell behaves as if the whole of its charge is concentrated at its center। जैसे सारा का सारा कैपिटल क्यू चार्ज उसके सेंटर पर ही कंसंट्रेटेड हो, ऐसे बिहेव करता है। दिस शुड बी द नोट इन योर रजिस्टर्स बिलो दिस फॉर्मूला। ओके, अब इसके बाद एक चीज और, चलो इसको मैं रब कर देता हूं। अगर आपको नोट करना है तो आप अलग से मार्जिन में कहीं पर नोट कर लें, सो दैट याद आ जाए कि पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला ये था। अब इसके आगे अभी मैं इस फॉर्मूले को लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1 एक तरीके से और लिख सकता हूं। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1a एक तरीके से और लिख सकता हूं यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। मान लो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। सिग्मा इफ सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा, तो फिर सिग्मा इज इक्वल्स टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है कैपिटल क्यू ओवर द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कितना है इसका, इसके देखो ध्यान से, चार्ज कौन से सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है, शेल के सरफेस पर, उसकी रेडियस कैपिटल आर है, तो उसका सरफेस एरिया होगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। और यहां से कैपिटल क्यू की वैल्यू सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैन बी सब्स्टिट्यूटेड इन इक्वेशन 1a। Substituting in equation 1a, I can get E is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q के प्लेस पर सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। ध्यान दोगे अगर तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल होकर खत्म हो जाएगा। अब जो मेरे पास बचा वो है 1 इंटू सिग्मा इज सिग्मा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1b। I can write the formula for this electric field either in this form, in the form of charge on the sphere, or I can write the same formula in the form of surface charge density sigma। surface charge density sigma की फॉर्म में भी लिख सकता हूं इसका आंसर, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस क्यू है तो उसके फॉर्म में भी लिख सकता हूं इसका आंसर। दोनों एक्सप्रेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर तो सेम ही आना है। तो न्यूमेरिकल पे डिपेंड करता है कि अगर डेटा आपको चार्ज की टर्म्स में मिला है, यूज दिस। डेटा आपको चार्ज डेंसिटी की टर्म्स में मिला है, वेयर सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, देन यूज दिस। ओके, तो ये दोनों फॉर्मूले आपके हो गए किस पॉइंट के लिए, अगर पी पॉइंट इस शेल के बाहर है। और जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला है वो ये है कि एक्सटर्नल पॉइंट के लिए चार्ज शेल ऐसे बिहेव करता है जैसे सारा का सारा चार्ज उसके सेंटर पे रखा हो, मतलब वो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। ओके, तो अभी यहाँ पर वीडियो को पॉज करेंगे और ये डेरिवेशन का फर्स्ट पार्ट पूरा कॉपी कीजिए अपने नोट्स में, और हेडिंग सजाएंगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। जल्दी से इसको कॉपी करें, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है सेकंड पॉइंट, अगर ये पॉइंट P it remains just on the surface of the shell। By the time I will take a screenshot for you। तो बच्चों कॉपी कर लिया है आपने, अब आगे बढ़ते हैं और आगे हमें देखना है सेकेंड पॉइंट के लिए। और अभी आपको ये जो फर्स्ट पॉइंट के रिजल्ट हैं इनको याद रखना है,
ठीक है, इनको मार्क कर लीजिए अपने रजिस्टर में जहां पर भी आपने नोट्स बनाए हैं। आगे लर्न लिख लें क्योंकि फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन फॉर्मूले को मार्क कर लीजिए। फॉर्मूला जब कोई डेरिवेशन का रिजल्ट आता है ना, तो फाइनल रिजल्ट को ऐसे बॉक्सेस में बनाकर हाईलाइट कर दिया करो। दूर से दिखेगा चेक करने वाले को, जब आपकी कॉपी चेक होगी ना बोर्ड के एग्जाम में, तो दूर से दिखेगा चेक करने वाले को कि हाँ आपने एक रिजल्ट निकाला है और उस रिजल्ट को प्रॉपरली शो किया है। इसका बहुत इफेक्ट जाता है एग्जामिनर के ऊपर, कॉपी चेक करने वाले के ऊपर, कि बंदे ने ठीक किया है सारा, मार्किंग फुल। नाउ सेकंड पॉइंट, अब अगले पॉइंट पर आते हैं और देखते हैं उसमें क्या होने वाला है। अगले पॉइंट पर आने के लिए मुझे हेडिंग लिखनी होगी, इफ पॉइंट P lies, if point P lies just on the surface of the shell, thin shell है, याद रखना। अब ये P पॉइंट आते आते अगर यहां आ जाए, यहां आ जाए इस जगह पर, जस्ट ऑन द सरफेस, यहां बिल्कुल यहां आ जाए, यहां पर है P पॉइंट सरफेस के बिल्कुल ऊपर, तो अब क्या इस P पॉइंट का रेडियस कैपिटल R के इक्वल नहीं हो गया? बस यही कर दो, यहां पर स्मॉल r की जगह कैपिटल R कर दो, स्मॉल r की जगह कैपिटल R। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, एंड आई विल सब्स्टिट्यूट दिस इन इक्वेशन नंबर 1 1a में भी लगाएंगे, 1b में भी लगाएंगे। सब्स्टिट्यूटिंग in equation 1a we get E is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon capital R square। और ध्यान से देखो इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। नाउ द मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, 1 upon 4 pi epsilon naught पूरा कांस्टेंट, चार्ज कांस्टेंट, R कांस्टेंट है ना। सरफेस पर आ गया ना तो R तो चेंज होना नहीं, अगर सरफेस के बाहर होते तो P पॉइंट थोड़ा आगे भी जा सकता है, थोड़ा पीछे भी जा सकता है, तो स्मॉल r चेंज हो सकता है वहां पर। बट जब आप सरफेस पर हो तो कैपिटल R की वैल्यू फिक्स हो चुकी है, सरफेस पर कहीं भी पॉइंट मार्क करोगे द डिस्टेंस विल बी कैपिटल R। तो ये मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड बट नॉट इन डायरेक्शन। अभी बताऊंगा क्यों। कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, दिस आंसर इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद भी करना है इसको। ये आंसर आ गया सरफेस के ऊपर, इक्वेशन नंबर 2a। और अगर आप वही सरफेस चार्ज डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट यूज करोगे, Q की जगह सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर लगाओगे, ऑल्सो E इज इक्वल्स टू, या डायरेक्टली इसी फॉर्मूले में स्मॉल r की जगह कैपिटल R कर दो, E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। कौन सी इक्वेशन से? यूजिंग इक्वेशन 1b। कैपिटल R स्क्वायर से कैपिटल R स्क्वायर कट के मर के खत्म हो जाएगा। मेरे पास बचा आंसर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड। ये आंसर मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट है। देखो सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी जो कांस्टेंट है क्योंकि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, एप्सिलॉन नॉट इज अनदर कांस्टेंट। तो दिस आंसर इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में तो कांस्टेंट है बट डायरेक्शन में नहीं है। क्यों नहीं है डायरेक्शन में कांस्टेंट? मैं आपको दिखाऊंगा ये डायग्राम दोबारा से यहां बना लेता हूं। ये मेरा चार्ज डिशन है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, जिसकी रेडियस भी मुझे पता है कैपिटल R है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैंने उस पॉइंट पर निकाली जो सरफेस के ऊपर है, जस्ट ऑन द सरफेस। तो यहां पर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आउटवर्ड होगा और रेडियली आउटवर्ड होगा ना। अगर मैं ये वैल्यू यहां निकालूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रेडियली आउटवर्ड होगा, वैल्यू तो यही आएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या इसको बोल दीजिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। वैल्यू विल रिमेन सेम एट बोथ द पॉइंट्स, या एक और पॉइंट यहां ले लो, रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा।
या एक पॉइंट यहां ले लो, रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और पॉइंट्स भी ले लो, रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आता रहेगा। सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है, सब जगह सेम है, द वैल्यू इज दिस। लेकिन सब जगह डायरेक्शन तो अलग अलग है। यहां पर डायरेक्शन ऐसे, यहां पर डायरेक्शन नीचे की तरफ, यहां पर डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ, यहां पर डायरेक्शन राइट की तरफ, बट दिस डायरेक्शन इज रेडियली आउटवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियल ओवर हियर, इसका डायरेक्शन क्या है? रेडियल। अगर ये चार्ज पॉजिटिव होगा तो रेडियली आउटवर्ड, और चार्ज नेगेटिव होगा तो रेडियली इनवर्ड। whether it is the first case or the second case, दोनों केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियल इन डायरेक्शन। फॉर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड हैज गॉट रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, एंड फॉर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड हैज गॉट रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन। तो समझ आया? मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है, तो क्या आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलोगे? नहीं, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये उस जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है जो एक लार्ज शीट का आपने लास्ट टॉपिक में किया था। लार्ज शीट वाला लास्ट टॉपिक में क्या करा था आप लोगों ने कि आपके पास एक लार्ज शीट है, सपोज दिस इज अ लार्ज शीट, और इसके आसपास वाले पॉइंट्स जो थे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरह से आया था? पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। यहां पर पैरेलल लाइंस नहीं है, ये रेडियली आउटवर्ड लाइंस हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में यूनिफॉर्म नहीं है, शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड उसके आसपास के रीजन में यूनिफॉर्म होता है। ओके, तो दीज आर द डिफरेंसेस। ये डिफरेंसेस जो टॉपिक्स के बीच में होते हैं, ये डिफरेंसेस बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है एनालाइज करना। यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं, और यही वो क्वेश्चंस हैं जिनको हम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी कह देते हैं, या थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चंस भी कह देते हैं। ऐसे क्वेश्चंस भी बोर्ड के एग्जाम्स में पूछे जाते रहते हैं। तो जब आप एक टॉपिक को स्टडी करो और वो टॉपिक कहीं ना कहीं अपने कुछ पॉइंट्स में पीछे वाले किसी टॉपिक से मिलता हो या उसके अंदर कुछ डिफरेंसेस हो, तो ऐसे पॉइंट्स जो सिमिलर या डिफरेंस वाले पॉइंट्स होते हैं उनको नोट कर लिया करें। ये आपका खुद का काम है। जब आप चीज़ों को सही से समझ के पढ़ना शुरू कर दोगे तो आपको खुद समझ में आएगा, अच्छा पिछले टॉपिक में भी कुछ कुछ ऐसा था, कुछ कुछ चीज़ें सिमिलर थी और कुछ कुछ डिफरेंस भी थे। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं बच्चों पढ़ाई में। आपको अपना दिमाग ऐसे ही चलाना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी आपको ये वाला टॉपिक लास्ट टॉपिक के साथ रिलेट करके दिखाया और समझाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, बट क्योंकि डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है, रेडियली आउटवर्ड है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट होते हुए भी मैं इसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बोलूँगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है ये। ओके, तो ये हो गया आपका सेकंड वाला पार्ट, जिसमें P पॉइंट रहता है जस्ट ऑन द सरफेस ऑफ द शेल, और उसके लिए आंसर आते हैं ये। ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला भी आपको पॉइंट चार्ज वाला ही लग रहा है। तो इट मींस अगर P पॉइंट जस्ट ऑन द सरफेस रहे या आउटसाइड द शेल रहे, तो ऐसे पॉइंट्स के लिए चार्ज्ड शेल बिल्कुल वैसे ही बिहेव करता रहेगा जैसे सारा का सारा चार्ज उसके सेंटर पे रखा हो, ऐसे बिहेव करता है। अब नेक्स्ट हम करने वाले हैं एक ऐसे पॉइंट के लिए जब ये P पॉइंट इसके अंदर आ जाएगा, तो उसके लिए क्या होगा। लेकिन उससे पहले आप इसको इतना कॉपी कर लें। ये पहले वाला पार्ट मैं यहां से हटा देता हूं, कभी आपको कंफ्यूजन हो जाए। वीडियो को पॉज करो बच्चों, इसको सेकंड पार्ट को कॉपी करो, स्क्रीनशॉट मैं ले लेता हूं टू बी शेयर्ड इन द टेलीग्राम चैनल वाला ग्रुप। आई होप कर चुके हैं आप। अब आगे बढ़ेंगे और P पॉइंट को मानेंगे विद इन द शेल। P पॉइंट अब अंदर आएगा। P पॉइंट अंदर आएगा तो कैसा लगेगा? चलिए इस डायग्राम को भी मैं हटा देता हूं यहां से। P पॉइंट अंदर आएगा। नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ द डेरिवेशन, इफ point P lies within the charged shell, within the charged shell, तो ऐसे केस में जब वो पॉइंट अंदर आ जाएगा तो ये डायग्राम कैसा हो जाएगा देखते हैं। ये मेरे पास चार्ज शेल है जिसका रेडियस कैपिटल R है। चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है यूनिफॉर्मली,
और कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करा हमने, कैपिटल क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करा हमने, कैपिटल क्यू चार्ज, जिसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी सिग्मा है। और सिग्मा को हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा को हम लिख सकते हैं चार्ज अपॉन एरिया ऑफ द शेल, ये लिख सकते हैं। लेकिन इस बार ये पी पॉइंट शेल के अंदर आ गया, तो जो पी पॉइंट था मेरा एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ओ ऑफ द स्फीयर, वो अब अंदर है, वो यहां पर नहीं है, यहां पर है पी पॉइंट, ठीक है। तो अब मेरा गॉसियन सरफेस सेंटर ओ को रेडियस आर, सेंटर ओ मानते हुए और रेडियस आर लेते हुए, ये दिस इज गोइंग टू बी द गॉसियन सरफेस, ये मेरा गॉसियन सरफेस बनेगा बच्चों, दिस इज माय गॉसियन सरफेस। अब सारा काम वही करना है कि पी पॉइंट पर एक छोटा सा एरिया मार्क करेंगे, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मार्क करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लिखेंगे। तो आप चेक करेंगे कि क्या हम गॉस थ्योरम लगा सकते हैं, बिल्कुल। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा, यहां पर एरिया वेक्टर डीएस होगा, सब कुछ वैसे ही रहेगा। तो यूजिंग गॉस थ्योरम, यूजिंग गॉस थ्योरम, E डॉट डी एस का सरफेस इंटीग्रेशन फॉर क्लोज्ड सरफेस, ये ब्लैक वाला क्लोज्ड सरफेस जिसका रेडियस r है, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस गॉसियन सरफेस। अब ध्यान से देखो भाई, P पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, किससे, उस चार्ज से जो इसने एनक्लोज करा अपने अंदर। क्या इसके अंदर कोई चार्ज है? चार्ज तो सारा का सारा इसके बाहर रह गया, क्योंकि ये होलो स्फीयर है और चार्ज सिर्फ और सिर्फ उसके सरफेस पे होता है। मैंने आपको बताया था ना, ये होलो स्फीयर है और चार्ज इसके अंदर नहीं है, अंदर खाली पड़ा है। चार्ज कहां पर है? चार्ज इज ओनली ऑन इट्स सरफेस। तो जब कोई पी पॉइंट इसके अंदर आएगा तो उस पी पॉइंट के भी अंदर क्या कोई चार्ज आया? उस पी पॉइंट से पास होने वाले गॉसियन सरफेस के अंदर क्या कोई चार्ज एनक्लोज हुआ? बिल्कुल भी कोई चार्ज एनक्लोज नहीं हुआ है। तो चार्ज एनक्लोज इज जीरो। जैसे ही मैं यहां पर चार्ज एनक्लोज को जीरो करूंगा तो E डॉट डी एस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इनटू जीरो बिकम्स जीरो, बिकम्स जीरो। अब देखो दो चीज का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है। अब उन दोनों में से आप चेक करो, ds सरफेस वो तो है, सरफेस तो मैंने बनाया था, तो इनमें से कोई एक जीरो होगा तभी तो आंसर जीरो आएगा। तो इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड ही यहां पर जीरो है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। तो वो सारे पॉइंट्स जो चार्ज शेल के अंदर आ जाते हैं, उन सारे पॉइंट्स पर इस चार्ज शेल की वजह से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट, याद करें इसको और नोट डाल के नीचे लिखें। फॉर पॉइंट्स इनसाइड द चार्ज शेल द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। फॉर पॉइंट्स inside the charged shell, electric field due to this charged shell is zero. This is important. Okay, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इनसाइड वाले पॉइंट पर जीरो, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इसको। वीडियो को पॉज करें, इस पार्ट को भी कॉपी करें, इस पार्ट का डायग्राम ही अलग से कॉपी करें। ओके, क्योंकि वो पहले वाला डायग्राम फर्स्ट और सेकंड वाले केस को तो दिखाता है, लेकिन थर्ड के लिए आपको ये पॉइंट भी अंदर दिखाना ही होगा। चलिए मैं इतना आपका स्क्रीनशॉट लेता हूं, आप इसको पॉज करें, कॉपी करें। आई होप कि कॉपी कर चुके हैं। अभी कुछ कंक्लूसिव पॉइंट यहाँ पर क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकलेंगे, क्या रिजल्ट्स हैं इस पूरे टॉपिक के, थोड़ा वो डिस्कस कर लेते हैं एंड देन वी आर गोइंग टू कंप्लीट द क्लास टुडे। फिर हम अपनी आज की क्लास कंप्लीट करने वाले हैं। इसको रख करते हैं
और चेक करते हैं कि आज के पूरे टॉपिक के क्या रिजल्ट है और आज के टॉपिक से ग्राफ किस तरीके से बनाएंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। ग्राफ तीन केसेस किए, एक आर ग्रेटर देन आर एक्सटर्नल पॉइंट वाला, एक्सटर्नल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। स्मॉल r इज द डिस्टेंस ऑफ द p पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल। याद रखना फॉर्मूला इसी तरीके से याद होगा। इस फॉर्मूले में एक एक सिंबल का मीनिंग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पहले से जानते हो, 9 × 10⁻⁹ आएगी। q is charged on the shell and r is the distance of the p point from the center of the shell, not from the shell। shell से मानोगे तो यहाँ सरफेस से ले लोगे, गलती हो जाएगी। this distance is from the center of the shell, ओके। या फिर इसी फॉर्मूले को हमने लिखा था सिग्मा के टर्म्स में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। the formula was sigma upon एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे आप, फॉर्मूला चाहे ये हो या ये, दिख रहा है कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। यहां पर क्या हो रहा है, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r स्क्वायर। व्हाट इज स्मॉल r? इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल टू द पॉइंट P, जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक, दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट। फिर हमने सेकंड किया, सेकंड r is equals to r, वो पॉइंट्स जो जस्ट ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज्ड शेल है, जो चार्ज्ड शेल के सरफेस पर आ गए हैं। P पॉइंट पहले बाहर था, अब बस इसके सरफेस के ऊपर आ गया, ठीक है, अंदर नहीं गया, याद रखना बस अंदर नहीं गया। तो ऐसे पॉइंट्स के लिए स्मॉल r इक्वल्स टू r यहां पर भी लिख सकते हो, यहां पर भी लिख सकते हो, और ये दोनों फॉर्मूले रिजल्ट देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। याद रखो दिस वैल्यू इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड बट नॉट इन डायरेक्शन। या फिर ये रिजल्ट मिलेगा आपको यहाँ से, जब स्मॉल r की जगह कैपिटल R रखोगे कट जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आंसर शीट का भी आया था, शीट में भी आया था ये आंसर, थिक शीट वाला लास्ट डेरिवेशन, आप जाकर देखो उसको लास्ट टॉपिक में। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट वहां भी था, यहां भी था। वहां यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहां नहीं है। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन इज रेडियली आउटवर्ड इफ इट इज पॉजिटिव चार्ज एंड रेडियली इनवर्ड इफ इट इज नेगेटिव चार्ज। क्योंकि मैंने अपने डायग्राम में पॉजिटिव चार्ज दिखाया तो मैं लिखूंगा रेडियली आउटवर्ड, ओके। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो रेडियल, ये भी रेडियल है, रेडियली आउटवर्ड या रेडियली इनवर्ड एज अकॉर्डिंग टू द चार्ज। अगर वो पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड, और चार्ज तुम्हारे शेल पर नेगेटिव है तो रेडियली इनवर्ट कर दोगे उसको, ठीक है। ये डायरेक्शन है, दिस इज डायरेक्शन। अब नेक्स्ट हमें लिखना है वो अंदर वाला पॉइंट, इनसाइड वाला पॉइंट, इंटरनल पॉइंट। उसके लिए स्मॉल r क्या हो जाता है, लेस देन r। इंटरनल पॉइंट्स जो शेल के अंदर आ गए हैं, उन पॉइंट्स के लिए हमने चेक किया गॉस थ्योरम लगाकर। गॉस थ्योरम से आंसर आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज्ड शेल के अंदर नहीं होता है। मींस अगर ये कोई चार्ज्ड शेल है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 रहेगी, पूरा अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। तो इट मीन्स आप ये भी कह सकते हो, अगर आपको किसी चीज़ को इलेक्ट्रिक फील्ड से बचा के रखना है तो आप उसे किसी कंडक्टर के अंदर रख दो ना। अब देखो कंडक्टर से क्या फ़ायदा होगा, कंडक्टर के बाहर कितना ही इलेक्ट्रिक फील्ड हो, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कंडक्टर के ऊपर चार्ज आया तो वो चार्ज सारा उसके सरफेस पर ही रहेगा, अंदर तो आएगा नहीं, क्योंकि अंदर कोई मटेरियल ही नहीं है। अब सारा चार्ज सरफेस पर रहेगा तो उस चार्ज से जो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बनेगा तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा नहीं। तो अगर आपको कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाकर रखना है तो उसको आप एक कंडक्टिंग होलो बॉक्स के अंदर रख सकते हो। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग भी बोलते हैं।
दिस इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब होता है कि क्योंकि किसी भी होलो कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ सकता, क्योंकि होलो कंडक्टर के अगर ऊपर चार्ज आएगा भी तो वो सारा चार्ज उसके सरफेस पर ही रहेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी अंदर आएगा नहीं, जीरो रहेगा। अब जो भी ऑब्जेक्ट आपने इसके अंदर रखा है, दैट ऑब्जेक्ट विल बी सेव्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से वो बचा रहेगा। ओके, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इस चीज को भी याद रखिएगा, ठीक। तो चलो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कॉपी कर लीजिए अलग से। ये मेरे पास 3 रिजल्ट, मुझे यहां पर बनाना है ग्राफ। आज के टॉपिक का ग्राफ क्या होगा? ग्राफ किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल। आर इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और आर इधर, ठीक है। अब देखो यहां सेंटर है, यहां सेंटर है तो आर की वैल्यू 0। अब धीरे धीरे आर की वैल्यू बढ़ेगी तो एक पॉइंट आएगा जहां पर आर की वैल्यू कैपिटल आर हो जाएगी, जहां पर आर की वैल्यू कैपिटल आर हो जाएगी। जैसे जैसे आर बढ़ेगा तो धीरे 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 आर की वैल्यू यहां आते कैपिटल आर हो जाएगी, फिर उसके बाद कैपिटल आर से बड़ी हो जाएगी। तो ये वाली लाइन अगर मैं पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस बना दूं तो ये वाली लाइन इस ग्राफ को 2 पार्ट में डिवाइड करेगी। इस लाइन के लेफ्ट साइड वाला पार्ट इंटरनल पॉइंट्स को शो करेगा और राइट साइड वाला पार्ट एक्सटर्नल पॉइंट को शो करेगा, क्योंकि इधर r इज ग्रेटर देन कैपिटल R और इधर स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, ठीक है। अब इंटरनल पॉइंट्स के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अंदर वाले पॉइंट्स के लिए 0, अंदर वाले पॉइंट्स के लिए 0। इस तरीके से यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। जैसे ही वो सरफेस के ऊपर पॉइंट आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है ये या ये, ठीक है, 1/4πε0 एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज स्फीयर। चार्ज स्फीयर की, चार्ज थिन शेल की इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू उसके सरफेस पर ही होती है। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E। ये मैक्सिमम वैल्यू है E की। सपोज एकदम से इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही पॉइंट हमारा सरफेस पर आया, इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंचा अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर। यहां देखो r इज r पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां हो गया एंड द वैल्यू ऑफ E इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कह लो या नहीं कह लो। तो यहां पर E की वैल्यू हो गई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां तो 0 थी, अब यहां पर है, ठीक है। यहां पर इस डॉटेड लाइन को, अब उसके बाद एक्सटर्नल पॉइंट शुरू हो जाएंगे। यहां आ जाओ, एक्सटर्नल पॉइंट का रिजल्ट यहां लिखा है। यहां से रिजल्ट क्या मिला? E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो अब यहां के बाद आगे का ग्राफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर से बनाएंगे लाइक दिस, और ये ग्राफ कभी r वाली एक्सिस को टच नहीं करेगा, ठीक है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर। उसके बाद जितना तुम बाहर चलते चले जाओगे, दूर जाते जाओगे, उतना इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता चला जाएगा अकॉर्डिंग टू रिलेशन E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। ये एक्सटर्नल पॉइंट की रिलेशन है, ये इंटरनल पॉइंट की रिलेशन है, और ये पॉइंट डिनोट करता है ऑन द सरफेस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इससे ऊपर वैल्यू कभी ग्राफ की आपको दिखी नहीं दिखी। ये ग्राफ है, इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसको भी कॉपी करिए और समझ के बनाइए बेटा, बहुत ध्यान से बनाइए, ठीक है। सो आज का टॉपिक यहीं रोकते हैं क्योंकि सब चीज़ें आज के टॉपिक की डिस्कस हो चुकी हैं। एंड विद दिस हमने अपना जो टॉपिक चल रहा था एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, ये भी कंप्लीट कर लिया है। तो अब यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक और पार्ट कंप्लीट हो गया। क्या क्या चीज़ें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कर ली हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टार्ट किया था चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के साथ, फिर हमने देखा फोर्स, चार्जेस फोर्स लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो फोर्स वाला कॉन्सेप्ट आया चार्ज के साथ। तो चार्ज के प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या है कि चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। फिर हमारे पास कॉन्सेप्ट आया था इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कॉन्सेप्ट, जहाँ पर हमने देखा कि चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। तो चार्जेस की एक और प्रॉपर्टी थी इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द डायपोल, और डायपोल को बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में डालोगे तो वो कैसे बिहेव करता है, कितना टॉर्क लगता है, कितनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है,
ये सब चीज़ें आपने वहाँ पर देखी। उसके बाद हमारा एक और कॉन्सेप्ट आया फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कि चार्ज के साथ एक और कॉन्सेप्ट है जिसका नाम इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, और उस पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टॉपिक में ये सब चीज़ें इंक्लूडेड थी। गॉस थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, उसके साथ 5 एप्लीकेशन हम आज कंप्लीट कर चुके हैं। तो इतना हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आने वाला है हमारा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, दैट इज गोइंग टू बी द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कह सकते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस किस चीज़ का नाम है उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बट बिफोर दैट मैं आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों, क्लास 12 के बोर्ड के एग्ज़ाम बहुत जल्दी आने वाले हैं, और उससे भी पहले आपके स्कूल्स में होंगे प्री बोर्ड के एग्ज़ाम। तो प्री बोर्ड के एग्ज़ाम्स की इंपॉर्टेंस को समझते हुए आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे लेवल पर स्टार्ट कर दो। प्री बोर्ड के एग्ज़ाम्स की इंपॉर्टेंस क्या है बेटा? प्री बोर्ड के एग्ज़ाम में अगर आपके अच्छे मार्क्स आ गए तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए, कि मैं प्री बोर्ड में अच्छे ले आया हूँ, तो बोर्ड में तो मैं इससे भी अच्छा करने वाला हूँ, जो 1 या 1.5 महीने बाद होते हैं प्री बोर्ड के। और अगर आप प्री बोर्ड में कहीं फेल हो गए या बहुत ही कम नंबर आए, तो वहाँ से हमारा कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाता है। हमारे माइंड में कैसे थॉट्स आते हैं? नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं कि अगर मैं प्री बोर्ड में ही कुछ नहीं कर पाया या कुछ नहीं कर पाई तो मेरा बोर्ड में क्या हाल होगा। तो उन नेगेटिव थॉट्स से अगर आपको बचना है तो प्री बोर्ड की प्रिपरेशन भी अच्छे से कीजिए, और प्री बोर्ड से पहले अपनी पूरी फिजिक्स की तैयारी को कंप्लीट करने के लिए मैं आपके साथ यहाँ फिजिक्स सीखो यूट्यूब चैनल पर पूरा क्लास 12 का सिलेबस शेयर कर रहा हूँ। यहाँ से अगर आपको थोड़ा भी बेनिफिट किसी भी टॉपिक में होता है तो इन वीडियोस को लाइक करना मत भूलिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, सो दैट डेली जो वीडियोस आती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपको पता चलता रहे कि आज कौन से टॉपिक पर वीडियो आई है। उस टॉपिक की अगर आपको ज़रूरत है तो ज़रूर करें। पूरा सिलेबस करना है, पूरा सिलेबस भी अवेलेबल है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।